क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए, जिसके लिए r बराबर दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी विलगत गोलीय चालक की धारिता c उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। हमने इस फॉर्मूले को इस तरह से भी प्राप्त किया था, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या c बराबर r बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में। हमें r का मान दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ के रूप में। हम इसको सॉल्व करेंगे। c बराबर आपको यह वैल्यू मिलेगी 0.711 इंटू 10⁻³ फैरड। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, c बराबर 711 माइक्रोफैरड के रूप में, अर्थात पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड के रूप में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। अगला सवाल जो 1 फैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। c बराबर आपको दे रखा है 1 फैरड और आपसे r का मान पूछा है इसने। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यही फॉर्मूला हमारे पास दोबारा काम आएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में c बराबर r/k। आपसे पूछा गया r है तो r बराबर लिखा जा सकता है c इंटू k, जिसको हम लिखेंगे c का मान 1, k का मान 9 इंटू 10⁹ के रूप में, जो कि हमें मिलेगा r बराबर होगा 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर, अर्थात त्रिज्या हमें प्राप्त होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर के रूप में। स्टूडेंट, इसी में इसने एक सवाल ये भी अटैच किया है कि क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं। अलमारी में रखा जा सकता है क्या, ये हमें चेक करना है। देखिए, हम देखते हैं कि r बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम किलोमीटर में बदलते हैं तो 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर हमें प्राप्त होगा, जो कि एक अत्यंत बड़ी त्रिज्या के रूप होता है, जिसे हम एक साधारण अलमारी में से नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आपको इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है। यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता वायु C0 हमने लिखा 2 पिको फैरड। पिको को हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं पिको को 2 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर अन्य माध्यम की उपस्थिति में Cm बराबर, माध्यम की उपस्थिति में हमने लिखा Cm के रूप में, तो धारिता कहता है ये 12 पिको फैरड। हम जानते हैं 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अभी कहता है कि माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा। c एप्सिलॉन r के मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है स्टूडेंट, किसी भी गोलीय चालक की धारिता के रूप में c बराबर होता है माध्यम की उपस्थिति में 4 पाई एप्सिलॉन r। हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। हमने ये भी पढ़ा है C0 वायु के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। हम समीकरण 1 और 2 को शामिल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, Cm। हमने इस राशि की जगह स्टूडेंट, इस राशि की जगह हमने माध्यम रख दिया C0 के रूप में इंटू एप्सिलॉन r। हमें वैल्यू पुट करनी है, एप्सिलॉन r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सी एम अपॉन सी जीरो। सी एम का मान आपके पास है 12 इंटू 10 की घात माइनस के 12 बटे सी जीरो का मान है 2 इंटू 10 की घात माइनस के 12 एप्सिलॉन आर 10 की घात माइनस 12 कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट। 2 से 12 करते हैं 6 बार, तो हमें एप्सिलॉन आर का मान होता है प्राप्त एप्सिलॉन आर बराबर 6 के रूप में। स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है एप्सिलॉन आर जो कि आपेक्षिक विद्युशीलता कहलाती है, यह मात्रकीन और विमाहीन राशि होती है। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है ये स्टूडेंट, ध्यान देना, एक अच्छा सवाल है। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1:2 है। दिया है आपको, इसने दिया गया है V1 अपॉन V2 बराबर आपको है 1:2 या 1/2 इसको लिखा जा सकता है। आपको बोला गया है इनकी धारिता का अनुपात क्या होगा। धारिता का अनुपात हमें ज्ञात करना। जैसा कि हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको दो फॉर्मूलों के रूप में बदलते हैं। तो हमने इसको U लिखा C1 बराबर Q/V1 व C2 बराबर Q/V2। इक्वेशन में यहाँ आपको दिया गया है कि दोनों गोली चालकों पर आवेश की मात्रा समान है, इसलिए हमने दोनों ही स्थितियों में आवेश को Q लिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसका अनुपात निकालने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ C1/C2। C1 में C2 का भाग दूंगा तो Q/V1। C2 के लिए इसको उल्टा करके लिखा जा सकता है V2/V1 के रूप में, सॉरी Q के रूप में। Q कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा C1/C2 बराबर होगा V2/V1 का रूप। अब चूंकि आपको इसने वैल्यू दे रखी है V1/V2 की, जबकि आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है V2/V1, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को उल्टा करके रख सकते हो इस तरह से। इसको ही मैं उल्टा कर देता हूँ, V2/V1 बराबर लिखा जा सकता है 2/1। तो आपको यहाँ मिलेगा C1/C2 बराबर होगा 2/1, अर्थात दोनों गोलीय चालकों की धारिता का अनुपात 2:1 हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में बोला गया है कि एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। C बराबर आपको दिया गया है 20 माइक्रोफेरेड। आपको बोला गया है इसे 10 किलोवोल्ट विभवांतर से, V बराबर है 10 किलोवोल्ट। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा Q का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें देखते हैं स्टूडेंट कि C 20 बराबर माइक्रोफेरेड, जैसा कि आपको पता है माइक्रो 10 की घात माइनस के 6 फेरेड के रूप में लिखा जा सकता है। किलो 10 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट के रूप में लिखा जा सकता है। अब बहुत इजी फॉर्मूला हमारे पास बनता है स्टूडेंट, Q बराबर C। वैल्यू रखी हमने यहाँ पर 20 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू 10 इंटू 10 की घात 3। तो Q बराबर आपको मिलेगा 10 की घात 3 4 और एक 5 माइनस के 6, तो आपके पास बनेगा 2 इंटू 10 की घात माइनस के 1, या Q बराबर लिखा जा सकता है 0.2 कूलम। ये हमारे पास रहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में आपको बोला गया है, जिसमें आपको कहा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है। ये लो भाई, प्लेट क्षेत्रफल आपको दे रखा है, प्लेट का क्षेत्रफल
कैपिटल है। फिर कहता है मध्य की दूरी भाई ये लो, मध्य की दूरी आपको बोला है इसने d है। तो अब कहता है प्रश्न अनुसार ये कि यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को 2 गुना, यहाँ हमारे पास प्रश्नानुसार कंडीशन बनाता है, यह आपको चेंज करना है। प्लेटों के क्षेत्रफल को 2 गुना मतलब a को आपको बदल देना है किससे, 2a से, और प्लेटों के मध्य की दूरी को आधा, d को बदल देना है d/2 से। तो आपको ये बताना है कि ऐसी स्थिति में जो संधारित्र की धारिता होगी वो प्रारंभिक धारिता से कितनी या किस प्रकार से परिवर्तित रहेगी। तो प्रारंभ में पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं प्रारंभ का, ये लीजिए। प्रारंभ में हमने नाम दे दिया इसको c के रूप में, या c डैश बोल देते हैं, इक्वल A/0/d। इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले भी कहा स्टूडेंट, जब तक कोई माध्यम की विशेषताएं नहीं देता आपको माध्यम वायु या निर्वात ही लेकर अपने प्रश्न को हल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रश्नानुसार की आधार पर धारिता पर मान लेते हैं। प्रश्नानुसार धारिता हमारे पास बनती है C इक्वल टू, हमने a को रिप्लेस किया 2a के रूप में ε0 बटे, d को रिप्लेस किया d/2 से। तो आपके पास बनेगा C बराबर 2 ऊपर चला जाएगा 4a/0/d। समीकरण नंबर 1 से लिखा जा सकता है, आपको प्राप्त होगा C बराबर 4c डैश, अर्थात इस स्थिति में जो धारिता होगी प्रारंभिक धारिता की 4 गुना हो जाती है। लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ धारिता प्रारंभिक धारिता की 4 गुना होगी। अगला सवाल हमारे पास है जिसमें आपको बोला गया है एक C धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। तो आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना बनेगा। दूसरा सवाल है संधारित्र की धारिता C क्या होगी। और तीसरा सवाल है आवेश का मान जब आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाता है। चलिए स्टूडेंट, हम जैसा कि सवाल में आपको दिया गया है, इसने आपको कहा है प्रारंभिक स्थिति के आधार पर आवेश Q बराबर आपके पास है 360 माइक्रोकूलम। हम इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। Q बराबर होता है स्टूडेंट अपने पास फॉर्मूले के रूप में हम लिख सकते हैं इसको Q बराबर CV के रूप में। अब ये कहता है कि विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर प्रश्न अनुसार अपने पास कंडीशन है यहाँ पे, प्रश्नानुसार वोल्टता में 120 की कमी की जाती है, मतलब कि CV माइनस 120। तो आवेश आपके पास होता है Q बराबर, इसने आपको दिया है 120 माइक्रोकूलम। ये लीजिए भाई, 120 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलम के रूप में। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसको हम नंबर 2 ले लेते हैं। हमने हल करने के लिए समीकरण 2 में
1 का भाग दिया, आपको मिलेगा सी वी माइनस 120 बटे सी वी। ये आपके पास है 120 इंटू 10 की घात माइनस के 6 बटे 360 इंटू 10 की घात माइनस के 6। स्टूडेंट सी से सी कैंसिल हो जाता है, यहाँ आपके पास रहेगा v माइनस 120 बटे v बराबर 120 बटे 360, जिसको आप लिखेंगे 1 बटे 3 के रूप में। हम इसका क्रॉस गुणा करके और v का मान ज्ञात करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर 3v माइनस 360 बराबर v, 360 को पक्षांतर के इधर लाते हैं, v को इधर ले जाते हैं, तो आपको मिलता है 2v इक्वल टू 360। तो v बराबर आपको मिलेगा 180 वोल्ट। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला आंसर बनता है। 180 वोल्ट का विभव आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये तो पहला भाग था आपका, अब इसका सेकंड भाग क्या कहता है, संधारित्र की दायता सी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल हो गया। आपके पास 180 वोल्ट जो आया, आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2, और आप वहां से आप सी का मान ज्ञात करिए। तो हम कोई सी भी एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से आपके पास था सी वी बराबर 360 इंटू 10 की घात माइनस के 6। सी आपको ज्ञात करना है, तो सी वी का मान आपके पास है 180 बराबर 360 इंटू 10 की घात माइनस के 6। तो सी बराबर आपको मिलेगा 180 से 360 दो बार, 2 इंटू 10 की घात माइनस के 6 फैरड। तो सी बराबर आप लिख सकते हैं 2 माइक्रो फैरड के रूप में। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आंसर प्राप्त होता है। चलिए अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसका बहुत अच्छा सवाल है थर्ड भी। आवेश का मान जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाता है। स्टूडेंट इसने यूँ कहा है कि अब आप आरोपित विभवांतर जो है, जो V आपको दे रखा है, उससे आप विभव का मान 120 वोल्ट बढ़ा दीजिए, तो आवेश की मात्रा क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं माना आवेश हमारे पास बनता है Q डबल डैश, फॉर्मूला है CV के रूप में, जिसको हम लिखेंगे C। V का मान ये कहता है 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, किससे, प्रारंभिक से। प्रारंभिक आपके पास है 180, तो ये 180 और प्लस 120, ठीक है। तो हमें आवेश की मात्रा भी ज्ञात करनी है इसके लिए। तो C का मान इसने आपको दे रखा है, जो कि आपने ज्ञात किया था सेकंड सवाल में। हमने वैल्यू रखी है C की 2 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू 180 प्लस 120, जो कि होता है आपके पास 300, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Q डबल डैश आपको क्या मिलता है स्टूडेंट सोल्व करने पर, यह 3 इंटू 2 6 इंटू 10 की घात माइनस के 4 कूलाम के रूप में। ये हमारे पास ऐसी स्थिति में आवेश की मात्रा है। इसको हम यू भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला मैच करने के हिसाब से। हम इसके अंश में और हर में 100 का गुणा भाग कर देते हैं, जिसके आधार पर आपको क्या मिलता है, Q डैश बराबर 6 को 100 से गुणा किया 600 इंटू 10 की घात 2 नीचे बनती है, ऊपर लेके जाइए माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 के रूप में। हम इसको इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर Q डैश बराबर होगा 600 माइक्रो कूलाम के रूप में। ये भी आंसर आपका सही है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपको बोला गया है, परस्पर 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो समान 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकती। थोड़ा चित्र भी देखते हैं इसका अपन। यह 2 वृत्ताकार चकतियां हैं आपके पास, जिनके मध्य की दूरी
आपको दी गई है 1 मिलीमीटर। डी बराबर आपके पास है 1 मिलीमीटर। स्टूडेंट, मिली 10 की घात -3 का रूप होता है, ये लीजिए, आपके पास मीटर शेष रहता है। त्रिज्या के रूप में आपको बोला गया है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 5 × 10 की घात -2 मीटर के रूप में लिखा जा सकता है। आपको बोला गया है कि ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होगी, सी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में धारिता A ε0/d लिखी जा सकती है। चूँकि क्षेत्रफल के रूप में A आपको फॉर्मूले के रूप में प्राप्त है। अब यहाँ इसने इस क्षेत्रफल को बदलने के लिए आपको ये कहा है कि त्रिज्या है r के रूप में। तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, त्रिज्या है तो मतलब वृत्ताकार भाग, और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई r² के रूप में। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई r² ε0/d। ठीक, वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स में। सी पाई का मान अपने पास है 3.14, वेरी गुड। आर का मान अपने पास है 5 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, ε0 अपने पास है 8.85 × 10 की घात -12 बटे डी का मान अपने पास है कितना, 1 × 10 की घात -3। बहुत अच्छा। तो अपने पास सी बराबर बनेगा, जब हम इन सभी को हल करते हैं तो हमारे पास सी का मान लगभग प्राप्त होता है 69.47 × 10 की घात -12 फैरेड। आप इसको यू भी लिख सकते हो, सी बराबर 69.47 पिको फैरेड, क्योंकि हम जानते हैं 10 की घात -12 एक पिको का रूप होता है। ये भी आपका आंसर स्टूडेंट सही माना जाता है। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो भी सही है, और आप इसको आगे बढ़ा देते हो तो भी आपका आंसर सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 को हम शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट 2 बार लिखा हुआ है ये, एक बार ये लो और एक बार हमने और लिख दिया, सेंटीमीटर को बदल दिया मीटर स्क्वायर के रूप में, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 100 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। ये कहता है प्लेटों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर लिखा जाता है 1 × 10 की घात -3 मीटर के रूप में। फिर कहता है संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर V बराबर 120 वोल्ट इसने आपको कहा है। अब आगे क्या कहता है ये स्टूडेंट, अपने को यहाँ पे और देखते हैं अपन आगे। आपको इसने कहा है संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित होता है। Q बराबर 0.12 माइक्रोकूलम, आप लिख सकते हैं 0.12 × 10 की घात -6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये बताना है कि प्लेटों के मध्य उपस्थित परावैद्युतांक εr का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक स्टूडेंट, देखिए जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है फॉर्मूले के रूप में, C बराबर होता है परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में A ε0 εr/। अब स्टूडेंट्स यहाँ बहुत दिमाग लगाने वाली बात हो गई हमारे पास कि इसने D दे रखा है, भाई है हमारे पास। Q क्यों दिया इसने, Q और V हमें क्यों दिया? εr ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम A का मान हमारे पास है, ε0 है, D हमारे पास है, लेकिन हमें C चाहिए। अब C हमारे पास यहाँ सीधा इसने नहीं दिया, ठीक है ना। अब C कहाँ से लाए? कोई बात नहीं, हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है प्रारंभिक भाग का। C बराबर होता है हमारे पास Q/V। परिभाषा के अनुसार, नियम अनुसार, यदि ये दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी बराबर होगा क्यू बटे वी। आपको मान चाहिए एप्सिलॉन आर का, जो कि लिखा जा सकता है क्यू इंटू डी अपॉन वी ए एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। क्यू का मान आपके पास है 0.12 इंटू 10 की घात माइनस के 6। डी का मान आपके पास है 1 इंटू 10 की घात माइनस के 3। चलिए भाई, वी का मान अपने पास है 120 इंटू ए का मान आपको दे रखा है 100 इंटू 10 की घात माइनस के 4। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट आपके पास है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। तो एप्सिलॉन आर आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास एप्सिलॉन आर का मान बनेगा, आप सोल्व करते हैं इसको तो 0.00119 इंटू 10 की घात 4। इसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर बराबर, चार संख्याओं को हमने आगे से रखाया दशमलव लाने के लिए, तो हमारे पास आता है 11.2, जो कि पूछा गया सवाल का आंसर बनता है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी से संबंधित हमारे पास अगला सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए बराबर 2 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के मध्य की दूरी डी बराबर है 0.01 मीटर। ठीक है भाई, प्लेटों के मध्य 6 मिलीमीटर मोटाई की एबोनोइड की छड़, 6 मिलीमीटर मोटाई, मतलब कि इसके लिए टी का मान दे रखा है 6 मिलीमीटर, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर है 3। ठीक है, तो धारिता क्या होगी, सी का मान अपने को ज्ञात करना है। चित्र के रूप में अपन देखते हैं तो कुछ चित्र इस तरह का है स्टूडेंट। ये आपके पास परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है एप्सिलॉन आर, जिसकी मोटाई टी आपको दी गई है। ठीक है, हमने इस फॉर्मूले के लिए धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि C बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। C बराबर ए का मान 2 इंटू 10 की घात माइनस के, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12 बटे डी 0.01 माइनस टी का मान आपके पास है 6 इंटू 10 की घात माइनस के 3 प्लस 6 इंटू 10 की घात माइनस के 3 और बटे 3। हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 8.85 को हमने 2 से गुणा किया, ठीक है ना, तो कि हमारे पास बनेगा 17.70 इंटू 10 की घात माइनस के 14 बटे 0.01 माइनस 6 का भाग हमने दिया, 6 में भाग दिया 3 का 2, और यहाँ होते हैं माइनस के 6 इंटू 10 की घात माइनस 3, हमारे पास बनेगा 4 इंटू 10 की घात माइनस के 3 के रूप में। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा C बराबर 2.95 इंटू 10 की घात माइनस के 11 फैरेड। आप इसको लिख सकते हैं C बराबर 2 9, एक संख्या हमने आगे ले ली, एक घात हमने बढ़ा दी, 29.5 इंटू 10 की घात माइनस के 12 फैरेड, या आप इसको UV लिख सकते हैं स्टूडेंट। C बराबर 29.5 पिको फैरेड के रूप में आपको धारिता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है भाई। ठीक है, स्टी प्लेटों के मध्य की दूरी D है। अब यदि कहता है यह, पहले हम नोट कर देते हैं थोड़ा सा, C जिसकी प्लेटों के मध्य की दूरी D है। अब ये कहता है आपको प्रश्न में
कि यदि आप प्लेटों के मध्य 3/4 डी दूरी में एक एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर देते हैं। चलिए भाई, स्मॉल टी जो आप मानते हैं फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, उसको ये बदलना चाहता है 3/4 डी के रूप में। तो स्टूडेंट, हमें ये बताना है कि ऐसी स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होगी। धारिता हमें ज्ञात करनी है। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में धारिता C बराबर होती है A एप्सिलॉन नोट बटे D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अब स्टूडेंट, यहाँ कौन सी चीज़ किस तरह से हमें मेजर करनी है उसको हम चीज़ देखते हैं, उसको हम नोट करेंगे। हमें यहाँ पर T को बदलना है 3/4 डी से, तो आपको मिलेगा C बराबर A एप्सिलॉन नोट बटे D माइनस 3/4 D प्लस 3/4 D और आपके पास रहता है एप्सिलॉन R। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर A एप्सिलॉन नोट बटे D को हमने कॉमन लिया, हर में से 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 एप्सिलॉन R। ये वैल्यूएशन हमारे पास होती है स्टूडेंट। हम इसको और सोल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए 1 माइनस 3/4 हम इसको लिखेंगे यहाँ पर C बराबर A एप्सिलॉन नोट बटे D। आपके पास फॉर्मूले के रूप में बनता है 1 में से 3/4 को हम लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4 एप्सिलॉन R। ठीक, आपको मिलता है A एप्सिलॉन नोट बटे D। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया कि D और ये 4 अपने कॉमन निकाल दिए यहाँ पे अपॉन 4 के रूप में, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में 4 को भेज देते हैं ऊपर, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ठीक है, अब हमारे पास हर में वैल्यू रहती है एप्सिलॉन R प्लस 3/एप्सिलॉन R। ठीक है, हम इस एप्सिलॉन R को भी ऊपर भेज देते हैं स्टूडेंट, तो C बराबर आपको मिलेगा 4A एप्सिलॉन नोट बटे D। ठीक है, एप्सिलॉन R बटे एप्सिलॉन R प्लस 3। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको थोड़ा मेथड के रूप में लिखते हैं A एप्सिलॉन नोट बटे D 4 एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन R प्लस 3। ये आपसे क्वेश्चन में कहना चाहता है कि आपके पास जब प्लेटों की मध्य दूरी D थी तो उस समय धारिता C है। जब आपने परावैद्युत पदार्थ रखा तो एक नई धारिता आपने ज्ञात करी। ठीक है, हम इसको प्रारंभिक और C डैश नाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह बताना है कि इस स्थिति में धारिता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं C डैश, इसको हम लिख सकते हैं C डैश के रूप में होता है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। नंबर 1, हमने समीकरण 1 को यहाँ लागू किया। समीकरण 1 से आपको मिलेगा C बराबर A एप्सिलॉन नोट D की जगह हमने लिखा यहाँ पर C डैश। ठीक है, 4 एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन R प्लस 3। हम देखते हैं कि जो नई धारिता हमें प्राप्त हो रही है वो प्रारंभिक धारिता की 4 एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन R प्लस 3 गुना प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता 4 एप्सिलॉन R बटे एप्सिलॉन R प्लस 3 गुना हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है ये आपको, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्या R1 बराबर 2 मीटर, R2 बराबर 1 मीटर है। हमने बाहरी गोला R1 जिस पर ऋणात्मक आवेश, आंतरिक गोला R2 जिस पर धनात्मक आवेश, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया स्टूडेंट, 1 मीटर अपने पास है। परावैद्युतांक के रूप में एप्सिलॉन R बराबर आपको दे रखा है 8। आपको बोला गया है संधारित्र की धारिता क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन के रूप में C बराबर लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 बटे R1 R2। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जिस गोले की त्रिज्या ज़्यादा होती है उस गोले का विभव कम होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमने कहा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन R R1 R2 बटे, सॉरी यहाँ R1 माइनस R2 आता है स्टूडेंट, हमने इसको लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन R 8, R1 R2 हमारे पास है 2 × 1 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू R1 माइनस R2 2 माइनस 1। ठीक है, 8 दूनी 16 बटे 9 × 10⁹ के रूप में हम सोल्व करते हैं तो C बराबर आपको प्राप्त होगा 1.78 × 10⁻⁻9 फैरड, या C बराबर 1.78 नैनो फैरड। ये आपके पास ऐसी स्थिति में इस संधारित्र की धारिता है। स्टूडेंट, यहाँ आप देखते हैं कि यह जो संधारित्र है यह गोलीय संधारित्र का रूप होता है, यह गोलीय संधारित्र का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। एक डायग्राम आपको दे रखा है। इस डायग्राम में आपको बोला गया है कि बिंदु P और N के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी। आपको यहाँ तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए मैं आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो अलग से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए काफ़ी डिफरेंट सवाल है, काफ़ी टफ क्वेश्चन भी है, काफ़ी नीट एग्ज़ाम IIT एग्ज़ाम में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। उनको सोल्व करने के लिए मैं बेहतरीन ट्रिक आपको उस वीडियो में भी दूंगा। लेकिन यहाँ पर भी आप इस चीज़ को नॉर्मल समझिए कि आपने 2 तरह के संयोजन पढ़े हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जैसा कि हमने कहा था आपको, समांतर क्रम में दोनों प्लेटें एक जैसे समान क्षेत्र समान आवेश वाली प्लेटों को जोड़ा जाता है। तो पहले आप ये देखिए, इस डायग्राम में आपकी डायरेक्शन यदि ये है, बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है, जब आप इधर से चलते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके पास आवेशों का बंटवारा होता है, दोनों में अलग अलग आवेश की मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये जो प्रक्रिया बनी हुई है, आपके पास यह व्यवस्था, ये एक समांतर क्रम व्यवस्था है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस परिपथ को हल करेंगे। देखिए, जब हम इस समांतर क्रम को दोनों को हल करते हैं तो दोनों को हल करने पर Cp बराबर हमारे पास बनेगा C1 प्लस C2 के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं 10 + 20 बराबर 300 फैरड। अब इसको एक सरल परिपथ के रूप में आप बदलिए। चलिए, आपने इसको सोल्व किया, आपका आंसर आया 30 फैरड के रूप में। ठीक है, सेकंड आपके पास जुड़ा हुआ है ऑलरेडी डायग्राम में 30 फैरड के रूप में, और आपके पास पूछता है ये P और N के मध्य तुल्य धारिता। अब आप इजी वे में पहचान सकते हैं कि पहली प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। यह संयोजन होता है श्रेणी क्रम का, जिसको हम लिख सकते हैं 1/CS = 1/C1 + 1/C2, अर्थात 1/30 + 1/30। आप एलसीएम लेंगे तो 1/CS = 30 आपको मिलेगा, 1 + 1
तो CS इक्वल टू 30/2 या CS इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड। ये आपके पास इस संयोजन की तुल्य धारिता आपको प्राप्त होती है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन के रूप में हमारे पास है, इस क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में आपको क्या कहता है, यह आपको बोला गया है कि ए बी के मध्य अनेक संधारित्र हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, चित्र के अनुसार जोड़ी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये बताना है कि बिंदु A और B के मध्य तुल्य धारिता या कुल धारिता कितनी होगी, ये धारिता हमें याद करना है। स्टूडेंट, हम इस तरह के परिपथ को थोड़ा ध्यान देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये काफ़ी क्रिटिकल जाल बना हुआ है हमारे पास। हम देखते हैं कि यहाँ से अपन चलते हैं तो यह और यह समांतर क्रम, फिर यहाँ आते हैं, फिर यह समांतर क्रम। हम इसको कैसे हल करें, लेकिन इसमें एक बेहतरीन तरीका हमारे पास है। यहाँ पर हम इस परिपथ को यदि विभिन्न भागों में बांटते हैं, देखो कैसे, आप ये देखिए, पहला संधारित्र इसके साथ रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, इसके साथ रिपीट होता है यह। यदि मैं यहाँ पर आपको एक, यह 2, यह 3 इस तरह से मैं बांटते हुए चलता हूँ तो आगे भी मेरे पास प्रत्येक भाग एक जैसे खंड को प्रदर्शित करता है। कैसे, देखो आप, यदि मैं इस पूरे भाग को छुपा देता हूँ, ये वाला भाग मेरे पास बना दोनों से, अब इसी भाग को मैंने छुपा के यहाँ आपको दिखाया तो मेरे पास ये भाग बनता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये वाला खंड सभी जगह एक जैसा रिपीट है, तो हम इसको सबसे पहले एक सरल परिपथ के रूप में बना लेते हैं। हम ये जानते हैं ये अनंत प्रक्रिया है और समांतर क्रम व्यवस्था है। समांतर क्रम व्यवस्था के रूप में हम ये जो भी व्यवस्था आपके पास बनेगी, यहाँ जो भी तुल्य धारिता आपको बनेगी वही तुल्य धारिता बिंदु A और B के मध्य आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका सरल परिपथ हमारे पास, एक सरल रूप हमारे पास बनेगा। इसका सरल परिपथ के रूप में हम इसको लिख सकते हैं AB, ये तो हो जाता है हमारे पास C का रूप। ठीक है, ये होता है C। ठीक है, अब इसको हमने माना है यह एक नई व्यवस्था के रूप में, इसको मैं मान लेता हूं C1 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, मतलब बिंदु A और B के मध्य भी जो मुझे धारिता प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी, C1 के रूप में होगी। ठीक, अब नियम के अनुसार हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों परिपथ, ये दोनों संधारित्र जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। श्रेणी क्रम के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए CS डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जा सकता है, C1 अपॉन C प्लस C1 के रूप में। ठीक है, पुनः इसका हम सरल परिपथ बनाते हैं यदि, तो हमें नया परिपथ प्राप्त होगा। ये तो A, यह बनेगा आपके पास B, और यह होता है आपके पास संधारित्र C के रूप में, और आपने इनको हल किया, आपके पास बना कौन सा संधारित्र स्टूडेंट, CS का रूप, जिसका मान आपको प्राप्त है C1 अपॉन C प्लस C1। अब आपका देखो कितना सरल परिपथ बन गया यह। आप क्या करिए कि जो धारिता आपने मानी है उस धारिता को AB के बराबर कर दीजिए। ये दोनों समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम के रूप में हम कह सकते हैं कि C1 AB के मध्य जो धारिता है बराबर होगी इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता, जिसको हम लिखेंगे C प्लस CS का रूप। ठीक है, आपके पास C1 बराबर C प्लस CS, आपके पास है C1 अपॉन C प्लस C1। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा C प्लस C1, C स्क्वायर प्लस C1 प्लस C1। ठीक है, इसका भी क्रॉस गुणा कर दीजिए, आपके पास बनेगा C स्क्वायर इक्वल टू
सी स्क्वायर प्लस सी1 प्लस सी1 इक्वल सी1 प्लस सी1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये क्रिटिकल इक्वेशन है जो कि द्विघात का रूप लेने जा रही है। हम इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, सी1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, इनको हम इधर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो माइनस सी1 माइनस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण का रूप है जिसके फॉर्मूले को हम जानते हैं, पढ़कर आए हैं स्टूडेंट। फॉर्मूला में आपको लिख देता हूं अलग से, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बनेगा c1 जो कि आपको ज्ञात करना है। आपके पास बनेगा c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि c स्क्वायर प्लस माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान आपके पास बनता है c स्क्वायर के रूप में अपॉन 2a जो कि बनेगा केवल 2। आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास बनेगा c प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 1 5 c स्क्वायर बटे 2। आपके पास बनता है c प्लस माइनस c को हमने बाहर लिया अंडर रूट 5 और बटे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे पास c1 के दो मान प्राप्त होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉमन के रूप में c1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अतः आपके पास बनेगा c1 बराबर दो वैल्यू के रूप में c1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और सेकेंड वैल्यू बनती है c1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। इस तरह से हमारे पास यह संधारित्र की धारिता के दो मान प्राप्त होते हैं, जिनमें से कौन सा मान सही होगा हम इस बात को नोट करते हैं। कैसे पता लगे आपको कि इनमें से कौन सा मान सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अंडर रूट 5 का मान जो होता है वह 2.4 के लगभग होता है। जब हम 1 में से 2.4 को कम करते हैं तो जो भी वैल्यू आपको माइनस की प्राप्त हो, इस आधार पर हम देखते हैं कि संधारित्र की धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए जो आपका एक सही आंसर माना जाएगा वो होगा c1 बराबर c1 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2। ये आपका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में आपको बोला गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a बराबर आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 1 सेंटीमीटर को 10 की घात -2 के रूप में, दूसरे सेंटीमीटर को -2 के रूप में, और सेंटीमीटर को हमने बदल दिया मीटर स्क्वायर। तो आपके पास बनेगा 90 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है भाई ये कि इनके मध्य की दूरी 2.5 मिलीमीटर है। d बराबर 2.5 मिलीमीटर मतलब 2.5 इंटू 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, आगे कहता है कि इनको 400 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ऊर्जा क्या होगी। इजी सवाल है। V बराबर है 400 वोल्ट। ठीक है, हम जानते हैं स्टूडेंट संधारित्र की आवेशित ऊर्जा U बराबर होती है, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, Q स्क्वायर अपॉन 2C एक फॉर्मूला था, U बराबर एक फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर, और एक फॉर्मूला था U बराबर हाफ QV के रूप में। हम देखते हैं यहाँ पर हमें Q नहीं दे रखा, इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूले तो हमारे द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा सकते। ठीक है भाई, V तो दे रखा है लेकिन Q नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि C नहीं दे रखा, चलो C को हम निकाल लेंगे कैसे न कैसे व्यवस्था करके, क्योंकि इसने A और D हमें दे रखा है, कुछ हिंट का दे रखा है इसने। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर C का मान हम हिंट के रूप में निकाल लेंगे जो इसने दे रखी है व्यवस्था हमारे को, V का मान इसने हमें दे रखा है। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला हम उपयोग में नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे,
ये फॉर्मूला हमारे द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। हम लिखेंगे U बराबर 1/2। C का रूप इसने दे रखा है आपको। C चूंकि एक समांतर प्लेट संधारित्र है आपके पास, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के रूप में। तो हमने लिखा यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V²। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे 1/2। A का मान है आपके पास 90 इंटू 10⁻⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। V आपके पास है इंटू 400 का होल स्क्वायर बटे D आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, यह 1/2। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3.18 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 400 का स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं। U बराबर आपको मिलेगा 2.54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इस तरह से ये आपके पास संधारित्र की ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, एक 600 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। मान लेते हैं ये तो पहला संधारित्र है आपके पास, जिसकी धारिता आपको दे रखी है C1 बराबर 600 पिकोफैरड। इसके लिए वोल्टता रखी गई है 200 वोल्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे कहते हैं कि संधारित्र से बैटरी को हटा दिया जाता है। अब एक अनावेशित है, अनावेशित संधारित्र है ये तो आवेशित था, ये अनावेशित है जिसकी धारिता भी 600 पिकोफैरड है। मान लेते हैं C2। V नहीं है इसका हमारे पास, V बराबर 0, इसको V1 नाम दे दो, इसको V2 नाम दे दो। अब ये कहता है कि ऐसी प्रक्रिया में इन दोनों को जब जोड़ा गया, जोड़ दिया हमने, दोनों को जब जोड़ दिया गया है तो ऐसी प्रक्रिया में ऊर्जा हानि कितनी होगी। इजी सवाल है स्टूडेंट, ये तो फॉर्मूला आपके पास है U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इंटू हम जानते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें 1/2। C1 बराबर C2 बराबर आपको दे रखा है 600 पिकोफैरड, मतलब कि 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। तो आपके पास क्या बनेगा, 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 बटे 600 प्लस इंटू 10⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻12 V1 माइनस V2, मतलब कि 200 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास रहता है यह 1/2 इंटू 600 इंटू 600 के रूप में, और 10⁻⁻12 हम क्या करते हैं, 6 इंटू 6 36 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 बटे, यहाँ आपके पास बनता है 2 से गुणा करते हुए लिख सकते हैं आप 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 200 का स्क्वायर, जो कि आपके पास बनेगा 200 इंटू 200 को रूप लिख देते हैं हम इसमें। हमारे पास क्या बनेगा, देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं, 6 बार 600 बनता है, ये -12 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं तो U बराबर आपको प्राप्त होगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आपके पास इस संधारित्र की ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने को स्टूडेंट बोला है, एक 900 पिकोफैरड धारिता का संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। अपने को बोला गया है C बराबर 900 पिकोफैरड, 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए कहता है अपने को यहाँ पे
100 वोल्ट की बैटरी से, V बराबर आपको दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, आपको पहला सवाल, इसने 2 सवाल दिए हैं, जिसमें पहला सवाल है संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। U आपको निकालना है, इसका पहला भाग U बराबर हाफ CV²। अपन लिख सकते हैं 1/2, C का मान है 900 इंटू 10⁻⁻12, V का मान है 100 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करते हैं, U बराबर आपके पास बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आपके पास इसका पहला सवाल होता है स्टूडेंट। अब इसका सेकंड भाग क्या कहता है ये कि एक अन्य संधारित्र है जो अनावेशित है, जिसको इस आवेशित संधारित्र के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो आपको ये बताना है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्टूडेंट बहुत इजी सवाल बना। हमारे पास पहले तो ये संधारित्र था जिसकी ऊर्जा आपने ज्ञात की 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब आप इसके पास में एक अनावेशित किसी प्रकार से, कोई अनावेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इस पर आप लेके आते हैं। आपने जब इनके मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया करी, दोनों की धारिता बराबर है, दोनों का विभव एक समान है, तो ऐसी स्थिति में, सॉरी विभव एक समान नहीं है, हमने कहा ये एक तो आवेशित है, एक अनावेशित है, ये 0 विभव पर है और ये V विभव पर हमारे पास प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या बनेगी? दोनों में स्थितिज ऊर्जा बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाएगी। U1 बराबर U2 बराबर U/2। U आपने ज्ञात किया है पहले, जो कि आपके पास था 4.5 इंटू 10⁻⁻6 और बटे 2, जो कि आपको मिलेगा। अब नई ऊर्जा जो बनेगी U1 बराबर U2 बराबर आपको मिलेगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल के रूप में। ये आपके पास ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स अपने ये उदाहरण पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसके आंकिक प्रश्नों की वीडियो होगी, और उसके साथ मैं आपको इस लेसन की एक ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ जटिल परिपथों को हल करने के लिए, जो आपके नीट IIT एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।